नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आपको करनी है निवेश की शुरुआत तो आपके पास म्यूचुअल फंड में एसआईपी का रास्ता तो है ही, उसके अलावा पीएमएस और ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड भी है जहां पर आप निवेश कर सकते हैं। अब ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस यानी पीएमएस क्या है, कैसे काम करता है, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड में आप निवेश कैसे कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश की शुरुआत की पूरी गाइड आज हम इस पर करने वाले हैं चर्चा। हमारे साथ कौन से खास मेहमान हैं, सबसे पहले उनका परिचय करा दें। आज हमारे साथ है विकास अग्रवाल, ये है एआईएफ एक्सपर्ट, और साथ ही मृण अग्रवाल, ये है फाउंडर फिनसेफ। विकास और मृण दोनों का करते हैं स्वागत। और आज के शो में क्या है खास, सबसे पहले इस पर डाल लेते हैं एक नजर। तो आज हम शो में खास तौर पर समझेंगे क्या है निवेश का सही तरीका, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस क्या है, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड में कैसे करें निवेश, साथ ही जानेंगे म्यूचुअल फंड, पीएमएस या एआईएफ आपके लिए क्या सही। विकास, आपसे करते हैं चर्चा की शुरुआत, क्योंकि आप ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड एक्सपर्ट भी हैं और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस भी देखते हैं, इसलिए कई लोगों के मन में सवाल इस वक्त आ रहा होगा। हम म्यूचुअल फंड में तो काफी शो कर चुके हैं, लेकिन शायद ये पीएमएस निवेश के संदर्भ में एक नया टर्म है लोगों के लिए, निवेशकों के लिए। इसलिए सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस क्या है और एक काम कैसे करता है। जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे इस शो में आमंत्रित किया। देखिए, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज और अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। तो हमें समझना पड़ेगा कि अगर आप एक निवेशक हैं और आपके पास में कौन से तरीके हैं कि आप इंडियन कैपिटल मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा बना सकते हैं, अपना वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो एक तो ये सारे जो होते हैं वो सेबी के अंडर में, रेगुलेशंस के अंडर में आते हैं। तो एक तो तरीका ये है कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं एज ए निवेशक, और म्यूचुअल फंड सही भी है। पिछले 20 सालों से म्यूचुअल फंड कंपनियों ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छे लोगों का वेल्थ क्रिएट किया। मुझे आज भी याद है कि आज एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जिसका नाम रिलायंस म्यूचुअल फंड हुआ करता था, उसका एक फंड था जिसकी एनएवी आज 2000 रुपए फंड की एनएवी है, उसका नाम है ग्रोथ फंड। तो उन्होंने अच्छा वेल्थ क्रिएट किया। बट अगर आप देखते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज को और अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स को, तो सेबी ने कुछ एक गाइडलाइंस इसमें डिफाइन की है। सबसे पहली गाइडलाइन ये आती कि इन्वेस्टमेंट इसमें कौन कर सकता है, तो उन्होंने मिनिमम थ्रेशोल्ड की एक लिमिट डिफाइन की है। तो जिसमें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 50 लाख का होना चाहिए, और अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट में जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं उसका जो मिनिमम थ्रेशोल्ड है वो 1 करोड़ का है। सो बेसिकली इसका मतलब ये है कि सेबी ने ये डिफाइन कर दिया है कि म्यूचुअल फंड में तो आप 5000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं अपना इन्वेस्टमेंट, आप 1000 रुपए की एसआईपी भी कर सकते हैं। तो एक वर्ग के लोगों के लिए म्यूचुअल फंड के जो हमारे जो भी रिटेल निवेशक हैं ऑल अराउंड इंडिया और वर्ल्ड में, वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, तो सेबी ने मिनिमम थ्रेशोल्ड डिफाइन इसलिए किया है ताकि ये जो भी ये इन्वेस्टर हैं, जिसे एचएनआई इन्वेस्टर कहा जाता है या अल्ट्रा एचएनआई इन्वेस्टर कहा जाता है, जिनके पोर्टफोलियो की वैल्यू 50 लाख से ऊपर है या 1 करोड़ से ऊपर है, वो इस प्रोडक्ट को अच्छे से समझें, उसके रिस्क जो प्रोडक्ट्स में रिस्क इन्वॉल्व होते हैं उसका आकलन करें, उसकी चर्चा करें, उसका डिस्कशन करें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज मैनेजर्स के साथ में, और उसके बाद में इन्वेस्ट करें। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूंगा कि अगर इसे देखते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज की, तो बिल्कुल म्यूचुअल फंड की तरह इसका भी अगर आप देखते हैं 20 से 21 साल का ट्रैक रिकॉर्ड आज की डेट में है। मतलब ये सेबी के अंडर में आता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, और पिछले 20 सालों में अगर आप मुझसे पूछते हैं कि कैसी इसमें ग्रोथ रही, कैसा इन्वेस्टर का मुनाफा हुआ, कैसे इसमें वेल्थ क्रिएट हुआ, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूँ कि हमारे देश की जो जानी मानी कंपनी है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनी है जिसका नाम है एएसके, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनी है, जिन्होंने अपना फंड सन 2000 में लेके आया था। इस समय पे सेबी के रेगुलेशन सारे पीएमएसएस के इंट्रोड्यूस हुए थे। उस समय से अभी तक आप देखते हैं तो जो वो फंड है जो एएसके ने लॉन्च किया था, जिसकी वैल्यू आज 45 टाइम्स ग्रो हुआ है। सो 1 करोड़ हैज बिकम 45 करोड़। तो आप देखते हैं कि 45 टाइम्स इन्वेस्टर का, जो भी निवेशक है, उनका पैसा इसमें बना है, जिन लोगों ने
इस 21 साल की जो जर्नी है वो एएसके के साथ में तय की है। तो मैं इसलिए कुछ नाम ले रहा हूँ, मेरा कोई इसमें सजेशन नहीं है कि मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि इन कंपनियों में इन्वेस्ट करिए, बट एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज जो कंसेप्ट है ये भी आज 21 साल पुराना कंसेप्ट है इंडिया के अंदर, ये भी सेबी के अंडर आता है। इसके भी लाइसेंस सेबी ही इश्यू करती है और रेगुलेटर की तरह काम करती है, और ये उतना ही सेफ है जितना एक म्यूचुअल फंड होता है। ओके, तो हमने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस की बारीकियों के बारे में बहुत अच्छे ढंग से विकास से समझा। हम दर्शकों को ये भी दिखा रहे हैं कि हम जब निवेश का बहुत ही जो एक प्रचलित तरीका है म्यूचुअल फंड, आप उसमें एसआईपी के थ्रू या फिर एक मुश्त निवेश कर सकते हैं, वो जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है उससे कितना अलग है। मृण, मैं अब आपको यहाँ पर डिस्कशन में शामिल करना चाहती हूँ और ये समझना चाहती हूँ, आप तो इतने सारे क्लाइंट्स को सलाह देती हैं म्यूचुअल फंड में निवेश कैसे करें, क्या तरीका होना चाहिए। मैं आपसे सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स के बारे में समझना चाहती हूँ, क्योंकि जैसे हमने विकास से समझा, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस के लिए तो एक अच्छी खासी रकम की जरूरत होती है निवेश की शुरुआत करने की। उसके कंपैरिजन में म्यूचुअल फंड जो है आप सिर्फ 500 रकम की शुरुआत से अपना निवेश शुरू कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड बेसिक उसके नेचर में ये समझ सकते हैं कि वो एक आम निवेशक के लिए है या हर एक निवेशक के लिए है? एब्सोल्युटली, म्यूचुअल फंड सब लोगों के लिए है, जिसके पास 500 हैं, जिसके पास 5 करोड़ हैं और जिसके पास 500 करोड़ भी हैं, सब लोगों के लिए म्यूचुअल फंड इज एप्लीकेबल। ओके, और क्या इसमें बारीकियां हैं? अगर हम जैसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस से इसकी तुलना कर रहे थे, आपको बेसिक डिफरेंस म्यूचुअल फंड और जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है, अपार्ट फ्रॉम जो न्यूनतम निवेश राशि है, उसके अलावा किन बातों का ध्यान एक निवेशक को रखना चाहिए जब हम म्यूचुअल फंड और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस की बात करें? तो सबसे पहले तो ऑफ कोर्स ये तो डिस्कशन हो गया है कि म्यूचुअल फंड में आप 500 या 5000 से शुरू कर सकते हैं, वेयर इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट या एआईएफ के लिए आपको ज़्यादा रकम की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी बात है कि जो पीएमएस होता है उसमें टिपिकली 3 साल तक एग्जिट लोड रहता है, वेयर इज म्यूचुअल फंड में कम पीरियड के लिए रहता है। और अगर आप एआईएफ के बारे में बात कर रहे हैं तो एआईएफ तो मतलब एटलीस्ट 7 से 8 साल तक का लॉक इन रहता है, तो सर्टेनली इन प्रोडक्ट्स में लॉन्गर टर्म लॉक इन भी रहता है। दी अदर थिंग इज कि अगर हम कंपैरिजन करते हैं म्यूचुअल फंड एंड पीएमएस और एआईएफ की, द पीएमएस इज मच मोर कॉन्सेंट्रेटेड। टिपिकली म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि उनके पोर्टफोलियोज में ज़्यादा स्टॉक्स होते हैं, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज में रिस्ट्रिक्शंस भी ज़्यादा हैं इन टर्म्स ऑफ सेक्टर एक्सपोजर, इन टर्म्स ऑफ स्टॉक एक्सपोजर, वेयर इज दैट इज नॉट द केस इन पीएमएस। सो आई वुड से कि अगर आपके पास 50 लाख या 1 करोड़ है और आप सोच रहे हैं कि मैं म्यूचुअल फंड में जाऊं या मैं पीएमएस में जाऊं, तो इसमें आपको ये सोचना पड़ेगा कि जो पीएमएस है वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड एक्सपोजर है, क्योंकि उसमें कम स्टॉक्स हैं, हाई कन्विक्शन आइडियाज हैं, एंड हेंस देयर इज गोइंग टू बी मोर वॉलेटिलिटी एज वेल, प्लस इट इज हायर कॉस्ट एज कंपेयर टू म्यूचुअल फंड्स। ओके, मैं कॉस्ट पर जरूर आऊंगी। यहाँ पर आपने कॉस्ट का यहाँ पर जिक्र किया है, क्योंकि हमें मालूम है म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशो के तौर पर आपको कॉस्ट देनी पड़ती है, और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम में कितनी तरह की कॉस्ट है ये हम समझे। उससे पहले 3 कैटेगरीज एस्टैब्लिश की गई हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम में। विकास, ये तीनों कैटेगरी जो हैं वो कौन कौन सी कैटेगरीज और किन के लिए हैं? आप पीएमएस के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? के बारे में, यस जी। सो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में जैसा आपने बताया कि म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशो होता है। एक्सपेंस रेशो 2 तरह का होता है, एक रेगुलर का होता है, एक डायरेक्ट का होता है, और दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। पीएमएस में जो फी स्ट्रक्चर होता है वो अलग होता है। पीएमएस में 3 तरह के मॉडल होते हैं। सबसे पहला मॉडल होता है कि फिक्स फी ऑप्शन। फिक्स फी ऑप्शन में ये होता है कि आपको एक फिक्स फी जो है हर साल देनी है। फर्क इतना है कि म्यूचुअल फंड में वो एक्सपेंस के रेशो के तौर पे एनएवी में एडजस्ट हो जाती है, और पीएमएस में, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में,
ये ट्रांसपेरेंट वे में होता है और जो भी राशि आपके अकाउंट से, आपके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से डिडक्ट होती है, उसका आपको एक लेजर मिलता है जिससे आपको पता चलता है कि फिक्स्ड फी आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के लिए देनी है। दूसरा जो तरीका होता है जिसे कहते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। हाइब्रिड स्ट्रक्चर में क्या होता है कि आपकी फिक्स्ड फी थोड़ी कम हो जाती है या ऑलमोस्ट हाफ हो जाती है और उसमें एक कंडीशन लग जाती है। उस कंडीशन ये होती है कि अगर पोर्टफोलियो एक्स परसेंटेज से, हो सकता है 10%, 12%, 15% से ऊपर का रिटर्न देता है, तो उस ऊपर के रिटर्न का कुछ हिस्सा जो है पोर्टफोलियो मैनेजर को चला जाएगा एज एन इंसेंटिव, क्योंकि वो पोर्टफोलियो मैनेजर उस पोर्टफोलियो पे लगातार काम कर रहा है और उस पर रिटर्न जनरेट कर रहा है। और तीसरा तरीका होता है जिसमें प्योर वेरिएबल होता है, जिसमें किसी भी तरह की फिक्स फी नहीं होती है। इसमें आपको प्योर वेरिएबल है कि पोर्टफोलियो अगर एक हर्डल रेट जो कि 10%, 15% जो भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनीज डिसाइड करती हैं, उसके ऊपर अगर जो भी रिटर्न्स आएंगे, उस रिटर्न का एक हिस्सा पोर्टफोलियो मैनेजर को चला जाएगा। ये सारे कंडीशंस जो है एक निवेशक में और पोर्टफोलियो मैनेजर में आपस में डिस्कशन होता है और उस डिस्कशन के बेसिस पे अग्रीमेंट होता है और उस अग्रीमेंट के बेस पे इन्वेस्टमेंट होता है। ओके, यहाँ पर मृण, ये तो समझा दिया विकास ने काफी हद तक पीएमएस की और बारीकी और कितने तरह के होते हैं। आपने फीस के बारे में यहाँ पर जिक्र किया था, कॉस्ट। अगर हम पीएमएस देख रहे हैं और हम ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड देख रहे हैं, म्यूचुअल फंड के मुकाबले उसमें परफॉर्मेंस फीस भी होती है, सेटअप फीस भी है, एएमसी चार्ज भी है, और म्यूचुअल फंड में एक फिक्स होता है, आप एक्सपेंस रेशो देते हैं। उस लिहाज में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम और ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड ये कॉस्ट के लिहाज से एक निवेशक को कैसे पड़ते हैं? देखिए, जैसे विकास ने समझाया कि म्यूचुअल फंड में तो एक एक्सपेंस रेशियो होता है, टिपिकली 1-1.5% के बीच में या अप टू 2% तक टिपिकली रहता है मोस्ट इक्विटी फंड्स में एक्सपेंस रेशियो, राइट? सो इन्वेस्टर नोज एग्जैक्टली कि इतना उनका जाएगा ही। नाउ पीएमएस और एआईएफ में फिक्स्ड फी का कॉन्सेप्ट है, टिपिकली 2% इज द फिक्स्ड फीस। और अगर आप वेरिएबल फीस लेते हैं एंड यू डिसाइड कि आपको लेट्स से 1% फिक्स्ड फीस है एंड द बैलेंस इज वेरिएबल, तो इसमें जो इन्वेस्टर है उसको बहुत ज़रूरी है दैट दे शुड एक्चुअली वर्क आउट कि इसमें आपको कितनी फीस लगेगी। तो मैं एक एग्जांपल के तौर पर बताती हूँ, इसमें 2-3 कंडीशंस रहती हैं। द फर्स्ट थिंग इज दैट फॉर एग्जांपल इट सेज 1% ऑफ NAV प्लस 20% above a particular rate. So पहले तो आपको हर्डल रेट चेक करना है। नॉर्मली हर्डल रेट 8% या 10% रहता है, जो मेरे ख्याल से बहुत कम है, क्योंकि अगर आप पीएमएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप सर्टनली 8 से 10% का रिटर्न तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करेंगे। बट एनीवे, तो इसका ये मतलब है कि अगर फंड ने जो भी रिटर्न 10% के ऊपर है, उसके ऊपर वो लोग परफॉर्मेंस फीस लेंगे, ठीक है? एक और चीज़ होती है हाई वाटरमार्क। सो व्हाट दैट रियली मीन्स इज दैट they will take the highest NAV or the highest fund value, and from there only the performance fees is going to get charged. Now अगर हम ये सब मिला के साथ में देखते हैं तो जो वेरिएबल फी मॉडल है मेरे ख्याल से वो ज़्यादा महंगा पड़ता है इन्वेस्टर को, एंड आई सर्टनली फील कि उसमें इन्वेस्टर को 2% से ज़्यादा फीस लग जाएगी, which is not going to be in the benefit of the investor. So certainly I will say that PMS is a more expensive proposition as compared to mutual fund. Also due to the trading that could happen, because PMS में फंड मैनेजर जो हैं वो अपने हाई कन्विक्शन आइडियाज़ में डाल रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा टर्नओवर भी हो सकता है, ज़्यादा ट्रेडिंग भी हो सकती है, and every time there is a trade there is going to be a tax implication as well. So I would say कि overall PMS और AIF में कॉस्ट आपको ज़्यादा ही पड़ेगा as compared to mutual funds. म्यूचुअल फंड निवेश किन के लिए, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड क्या है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस कैसे काम करता है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा विकास अग्रवाल हमारे साथ है और साथ ही हमारे साथ है मृण अग्रवाल। विकास, आपके पास आएंगे। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड क्या है और वेरी नटशेल ये किन के लिए है, क्योंकि 1 करोड़ की निवेश राशि से शुरुआत करनी होती है कम से कम ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड की। तो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि पहले
2012 के पहले सेबी का ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड को लेके बहुत स्ट्रॉन्ग और स्ट्रक्चर्ड फॉर्मूला नहीं था, इसे एक व्हीकल डिसाइड नहीं किया गया था। 2012 के पहले कुछ लोग इसे वेंचर फंड कहते थे, कुछ लोग इसे प्राइवेट इक्विटी फंड कहते थे, बट इसको 2012 में हमारे रेगुलेटर सेबी ने इसको काफी स्ट्रक्चर्ड किया और इसकी गाइडलाइन इशू की, जहां पे निर्धारित किया गया कि इसकी मिनिमम रकम जो है इसमें इन्वेस्टमेंट करने की 1 करोड़ चाहिए, जो कि जनरली एक एचएनआई फैमिली, अल्ट्रा एचएनआई फैमिली या फैमिली ऑफिसेस या कुछ एनआरआई जो हैं वो काफी इसे प्रेफर करते हैं। अभी ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड होता क्या है? ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड जो है, अगर इसे एक निवेशक के रूप में समझना है तो ये म्यूचुअल फंड और एक पीएमएस दोनों का एक बहुत अच्छा मिश्रण है, ये बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन है, जिसमें म्यूचुअल फंड की तरह इसमें एक पूल इन्वेस्टमेंट होता है, जिसमें अलग अलग इन्वेस्टर से फंड कलेक्ट किया जाता है और एक पूल बनता है, उस पूल से अलग अलग सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होता है। इसमें म्यूचुअल फंड की तरह ही एनएवी होती है, फर्क इतना है कि म्यूचुअल फंड में डेली एनएवी होती है, यहाँ पे मोस्टली मंथली एनएवी होती है अगर वो इक्विटी फंड है। अब इसे मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया कि इसको 3 कैटेगरी में डिफाइन करा है रेगुलेटर ने, ताकि ये निवेशकों के लिए और आसान हो जाए कि उन्हें समझ में आए कि कौन से कैटेगरी में इन्वेस्ट करना है। तो मैं इस पे आपको कुछ बताना चाहता हूँ कैटेगरी में। तो पहला कैटेगरी 1 अगर देखते हैं आप, उसे मेनली जो ये कैटेगरी 1 होता है, ये स्टार्टअप फंडिंग जिसे बोलते हैं, स्टार्टअप फंडिंग के लिए फंड तैयार किया जाता है। सपोज हमने एक फंड तैयार किया है आईएफ का, जिसमें हम लोगों ने 100 करोड़ कलेक्ट किए फॉर एग्जांपल, उस 100 करोड़ को अगर इन्वेस्ट करना है तो आप कहाँ करेंगे? तो आप स्टार्टअप को सीड कैपिटल की तरह आप दे सकते हैं, आप कुछ एक सोशल वेंचर फंड को आप ये पैसा दे सकते हैं, कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड, इस तरह के गवर्नमेंट बॉन्ड भी एक तरह का ये इन्वेस्टमेंट है जो इसमें कर सकते हैं। दूसरा कैटेगरी होता है कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 जो है मुख्यतः 2 भागों में है बांटी जाती है, जिसे पहले कहते हैं प्राइवेट इक्विटी और दूसरा उसका भाग होता है डेट इन्वेस्टिंग। तो म्यूचुअल फंड में डेट इन्वेस्टमेंट जब सभी लोग जानते हैं, बहुत ही फेमस है, आज की डेट में आप देखते हैं तो 20 लाख करोड़ का मार्केट है डेट फंड्स का इंडिया के अंदर। इसी तरह से आप देखेंगे कि ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के भी जो साइज हैं वो काफी ग्रो कर रहे हैं। 2013 में ये मुश्किल से 10,000 15,000 करोड़ की इंडस्ट्री होती थी, आज इसका जो साइज है वो 1,10,000 करोड़ का फंड हो गया, टोटल साइज हो गया ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड का। तो जितने भी ये काफी कुछ दिनों में बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है, स्पेशली जो एक वर्ग है, जो एक एचएनआई फैमिली है या अल्ट्रा एचएनआई फैमिली है, जिनके पास में कैपेबिलिटी है बड़ा पैसा इन्वेस्ट करने की, उन्हें उनकी तरफ से काफी इसमें रुझान देखा गया पिछले कुछ दिनों में। और उसका मुख्यतः रीजन ये भी है कि इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको रियल एस्टेट में डालना है, अभी पहले के जमाने में ट्रेडिशनल वे में क्या होता था कि आप रियल एस्टेट लेना है तो आप एक और फ्लैट ले लिया, आपने तीसरा फ्लैट ले लिया, चौथा फ्लैट ले लिया, बट अगर आपको लगातार इनकम आ रही है हर साल तो आप कितने फ्लैट लेंगे? तो उसको तरीका ये किया गया कि आप इसे एक फंड की तरह में, रियल एस्टेट फंड की तरह लॉन्च कर सकते हैं। उस रियल एस्टेट फंड में आप बैकडोर एंट्री लेते हैं, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग इन्वेंट्री, अगर आपको नया अपार्टमेंट नहीं लेना है तो आप उस फंड को पैसा दीजिए और उस फंड में वो आगे फर्दर इन्वेस्ट होता है। तो ये कैटेगरी 2 है। क्विकली कैटेगरी 3 जो होता है वो इक्विटी का होता है। जी जी, समय थोड़ा कम है इसलिए मैं बहुत नटशेल में अब मिनट आपके पास आऊंगी। वो ये है कि वेरी क्विकली म्यूचुअल फंड और पीएमएस, ये दोनों ही किस तरीके के इन्वेस्टर्स के लिए आप सजेस्ट करेंगी? म्यूचुअल फंड किसके लिए, पीएमएस किसके लिए? म्यूचुअल फंड में सभी लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप पीएमएस और एआईएफ देख रहे हैं तो सर्टेनली दिस इज मेंट फॉर एचएनआईज, अल्ट्रा एचएनआईज, एंड इसमें भी अगर आप निवेश कर रहे हैं तो 2-3 बातों का आप ध्यान ज़रूर करिए। सबसे पहले कि हु इज़ द मैन्युफैक्चरर ऑफ द पीएमएस और द एआईएफ, ये किसने लॉन्च किया है, इनका क्या बैकग्राउंड है, इनका क्या एक्सपीरियंस है, क्योंकि आज की डेट में हम काफ़ी फंड्स देख रहे हैं who have only seen maybe the recent highs, but they have not, you have to see how the fund is done during the lows. The thing is, इसकी strategy क्या है? Because you have real estate, private equity, in PMS you have mid cap, small cap, so many teams are there. So does this strategy tie in with what you want to have? इसमें risk क्या है? And finally, आपको एक जो हमने बात नहीं की वो है performance. Compared to mutual fund, अगर आप performance देखेंगे तो आपको performance देखना है net of expenses and net of taxes, and you have to see, I mean, generally मैंने देखा है कि output is not that much as compared to mutual fund.
ओके, एक्चुअली इतना वास्ट ये टॉपिक है, इसमें आधा घंटा काफी नहीं है डिस्कस करने के लिए, लेकिन आपने दोनों ने, विकास और मृण, आपने बहुत ही संक्षिप्त में और बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया हमारे दर्शकों को पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड और म्यूचुअल फंड की बारीकियां। बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज के शो में शामिल होने के लिए। तो आज मनी गुरु में बस इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए जी बिजनेस।